हेलो एंड वेलकम टू लॉक साइफर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, जो कि एक सब्जेक्ट है बीटेक के सेकेंड ईयर का, जो कि AKTU में है। ये सब्जेक्ट एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का कोड का नाम है BCC 301। पहले इस सब्जेक्ट को कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी कहा जाता था, अभी इसका नाम चेंज होकर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी रखा गया है। पहले इस सब्जेक्ट का कोड था KNC 301, अभी चेंज होकर BCC 301 हुआ है। ये सेमेस्टर थर्ड में पढ़ाया जाता है और ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट में गिना जाता है। अभी जो ये PPT मैं प्रिपेयर किया हूँ, ये सारे AKTU के सारे क्वेश्चंस और क्वांटम्स के जितने क्वेश्चंस हैं उनको देखते हुए ये PPT प्रिपेयर किए हैं, ताकि जो पहली यूनिट है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए अगर आपका एग्ज़ाम है हफ्ते 2 हफ्ते में। ठीक, तो अभी हम लोग पहले पार्ट पे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड व्हाट टू लर्न। Computer security basically is the protection of computer system and information from harm, theft and unauthorized use. It is the process of preventing and detecting unauthorized use of your computer. Basically इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी करता ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी होने से मदद करता है और कोई भी उसे अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर सके, उससे हमारी मदद करता है। और हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं, कैसे हम इससे बचाव कर सकें, कैसे हम इसे पहचान सकें कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिटेक्शन। तो application security is securing an application by building security features to prevent from cyber threats such as SQL injection, DOS, data breach and etc. एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी SQL इंजेक्शन हो रहा है, DOS अटैक हो रहा है सिस्टम पे, डेटा ब्रीच हो रहा है। डेटा ब्रीच मतलब होना मतलब कि हमारे सिस्टम में से हमें ना पता लगे, हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, उसे कहते हैं डेटा ब्रीच होना। SQL इंजेक्शन का मतलब होता है कि हमारे डेटाबेस में कोई भी मैलिशियस कोड इंटर किया जा रहा है और फिर उससे हमारी सारी जानकारी ली जा रही है। डॉस अटैक मीन्स मल्टीपल सिस्टम को मैनिपुलेट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक किया जाना, उसे कहते हैं डॉस अटैक। कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिंग अ स्टैंड अलोन मशीन बाय कीपिंग इट अपडेट एंड पैचेस। नेटवर्क सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग बोथ द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। नेटवर्क सिक्योरिटी करता क्या है, वो दोनों चीज़ को सिक्योर करता है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर को। साइबर सिक्योरिटी इज़ डिफाइंड एज प्रोटेक्टिंग। मेनली साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि कैसे हम प्रोटेक्ट किया जाए कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेट करने से ओवर अदर कंप्यूटर नेटवर्क। It is important to understand the distinction between these words. Through there, it's necessary a clear consensus of the meaning and the degree to which they overlap or interchangeable. Computer security can be defined as control that are put in place to provide confidentiality, integrity and availability. Computer security का पूरा मतलब यही होता है कि कैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करा सकें, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा सकें क्लाइंट को, कस्टमर को, जो कि हमारा सिस्टम या हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड आर हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लाइक द सिस्टम मेमोरी एंड डिस्क, firmware, permanent software that is into a hardware, device non-volatile memory and is mostly invincible to the user, software the programming that offer services like operating system, word processor, internet browser to the user. CIA trade, confidentiality, integrity और availability, तीन चीज़ होती है जो कि मेन होनी चाहिए। CI और A, तीनों चीज़ अगर किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हैं या सिस्टम में हैं, तभी उसे यूजेबल बनाते हैं औरों के लिए, क्लाइंट के लिए, जो कि हमारी सर्विसेज लेगा। खासकर साइबर सिक्योरिटी में ये तीनों चीज़ काफ़ी मेन होती हैं। पहली कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा वेबसाइट यूज़ कर रहा है उसकी डिटेल्स हम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखें, मींस किसी और अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई ना कर सके उसकी डिटेल्स को।
दूसरा इंटीग्रिटी मींस उसमें कोई चेंज ना हो सके, हमारा खुद का सिस्टम उसे ना चेंज कर सके, ना कि और ना ही कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, सिर्फ जिसका डेटा है वही उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अवेलेबिलिटी मतलब कि वो जब तक हमारे पास 24/7 अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक उसका कोई यूज़ नहीं। जैसे डिजी लॉकर या कोई व्हाट्सएप, अगर हम उसको यूज़ करना जाते हैं तो वो हमें तीनों चीज़ प्रोवाइड कराता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कि हमारी चैट्स या डेटा कहीं लीक नहीं होता है। इंटीग्रिटी मींस उसमें कोई चेंज नहीं आते हैं, हम जो मैसेज लिख के भेज रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, वही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसे ही कहते हैं इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी की ये सारी इन्फॉर्मेशन और किसी के से शेयर नहीं हो रही। अवेलेबिलिटी की हमेशा अवेलेबल रहता है, जब हम चाहें तब व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और चीज़ें भेज सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द डेटा रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी ओनली ऑथराइज्ड यूज़र शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डेटा व्हेन नीडेड। Availability, data should be available to user when needed. Authentication, communication with the authority. ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि हम जिसके पास भेज रहे हैं उसी के पास हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए, उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैसे कैसे परेशानियां हमें हो सकती हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी से लेके। ए सिक्योरिटी थ्रेट इज़ अ थ्रेट दैट हैज़ द पोटेंशियल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इस तरीके का थ्रेट होता है जिससे हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को और ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म पहुंचा जा सकता है। जैसे रैंसमवेयर में जब भी कोई अटैकर किसी पर्टिकुलर कंपनी पर अटैक करता है तो रैंसम मांगता है। रैंसम मीन्स सम अमाउंट ऑफ मनी। आर रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस जो कि जाके इंस्टॉल हो रहा है और वो सिर्फ जो पर्टिकुलर ओनर है उसी के कोड से वो वायरस या सॉफ्टवेयर क्रैक हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है। उसमें इतने ढेर सारे इंक्रिप्शंस लगे रहते हैं उस वायरस में कि उसको खोलने जाएंगे तो हमारा पूरा डेटा ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक है, तो उस पर्टिकुलर बैंक में एक पर्टिकुलर अटैकर ने, एक रैंडम अटैकर ने जाके अपना वायरस इंस्टॉल कर दिया, रैंसमवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब वो रैंसमवेयर तभी डिक्रिप्ट होगा क्योंकि उसमें ढेर सारे इंक्रिप्शंस लगे हुए हैं, उसे कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं तब कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं की जा सकती है उस बैंक में, ना ही कोई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो जब तक हमें डिक्रिप्शन की नहीं मिलेगी तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन हो जाता है कि जब तक हमें डिक्रिप्शन की ना मिले और जब तक हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा सेव ना रहे, तब तक उस अटैकर की बात मानी जाए। मतलब वो जो कहेगा, जितना रैंसम कहेगा, जितना पे करने के लिए बोलेगा उतना हमें पे करना पड़ेगा, तब हमें डिक्रिप्शन की मिलेगी। वो डिक्रिप्शन की से ही हम उस पर्टिकुलर डेटा को दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। The cause could be physical, such as a computer containing sensitive information being stolen. It's only possible that the cause isn't physical, such as a viral attack. There are many types of attacks. जो पहले अटैक है वो physical threat है। A physical danger to computer system is a potential cause of occurring event that could result in data loss or physical damage. इट कैन बी क्लासीफाइड एज इंटरनल, जैसे इंटरनली कोई शॉर्ट सर्किट हो जाना, पावर सप्लाई कट हो जाना, हार्डवेयर फेलियर हो जाना, तो ये सारे थ्रेट हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, अचानक से बंद हो गया, अचानक से उसमें कोई फॉल्ट आ गया, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एक्सेस में आ गई, तो इसकी वजह से इंटरनली जो थ्रेट है वो ये थ्रेट होगा। एक्सटर्नल थ्रेट क्या होगा? डिज़ास्टर सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती हैं वो सारी आ गई तो वो एक्सटर्नल थ्रेट में गिनी जाएंगी। ह्यूमन डिस्ट्रॉइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे खुद से गए, ये हम फिजिकल थ्रेट की बात कर रहे हैं। फिजिकल थ्रेट में इंटरनल थ्रेट जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, एक्सटर्नल थ्रेट जो डिज़ास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, इन सब को हम गिन सकते हैं कि हाँ हमारा इससे कंप्यूटर सिस्टम लॉस्ट हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन जा सकती है और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। ह्यूमन जैसे वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर लिया सिस्टम का जाके,
हार्डवेयर थेफ्ट हो गई, डिसरप्शन हो गया, इंटेंशनली एरर कर दिया हमने, खुद जाके कोई सिस्टम में सी ड्राइव में जाके कोई भी फाइल हमने डिलीट कर दी, उसकी वजह से जो भी थ्रेट होगा वो ह्यूमन थ्रेट कहलाएगा। नॉन फिजिकल थ्रेट में आते हैं। अ नॉन फिजिकल थ्रेट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ incident that could be result in hampering of business operations that depend upon computer system, sensitive data or information losses. Keep tracking of other computer system activity legally, hacking ID and password of the user. The non-physical threat can be commonly causes by जो नॉन फिजिकली थ्रेट्स हैं जो हमारे सिस्टम में मिलते हैं वो आते हैं मालवेयर के ज़रिए, वायरसेस के ज़रिए, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। इन सब के ज़रिए हम नॉन फिजिकली थ्रेट पहुंचा सकते हैं आप किसी के भी सिस्टम को। तो मालवेयर क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस मीन्स ही होता है कि जिसके बारे में हमें पता ना हो, क्रीपी सॉफ्टवेयर, ऐसा कोड जो कि हम सही से ना जान रहे हों और वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। इज़ अ type of common program that infiltrate and damage system without the user knowledge. Malware try to go unnoticeable by either hiding or not letting the user know its presence on the system. You may notice that your system is processing at a slower rate than usually. जब भी मालवेयर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो काम करने लगता है। और जब भी मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम, जब भी आप इंटरनेट खोलिए अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में और सर्फ करते रहिए, कई बार ऐसे होगा कि एक वेबसाइट में कुछ भी पॉपअप होगा और वो कहेगा आपको डाउनलोड करने के लिए। जहां आपने उसे डाउनलोड किया तो वही मैलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस होते हैं। कई बार माना जाता है अराउंड 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर या एक वायरस हो जो इंस्टॉल हो जाए, या मालवेयर हो जो कि इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम में और आपके सिस्टम को स्लो कर दे। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट योर कंप्यूटर फाइल एंड प्रोग्राम रेंडरिंग देम। It is a type of malware that is spread by inserting a copy of itself into and becoming a part of another program. It is spread with the help of software or document. They are embedded with software and document and then transferable from one computer to another using the network, a disk sharing or infected email. They usually appear as an executable file. जब भी हम पहले पेन ड्राइव यूज़ करते थे, अभी तो हम बहुत कम कर दिए हैं पेन ड्राइव को यूज़ करना, तो उसके ज़रिए हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता था। वायरस मेनली यही है कि अपने आप को वो मल्टीप्लाई करता रहता है। कहीं भी आप उसको इंसर्ट करेंगे तो वो अपना रेप्लिका वहाँ पे छोड़ देगा, जिसकी वजह से वो फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो वायरस बहुत ही स्लो रेट पे आपके सिस्टम में वर्क करने पे मजबूर कर देगा आपको, कि वो बहुत धीरे धीरे काम करेगा, हर एक प्रोसेस बहुत धीमे धीमे काम करेगा। और हमेशा वायरस जब भी किसी दूसरे प्रोग्राम से अटैच होगा वो उसका पार्ट बन जाएगा। हर एक जगह आप जब भी वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा, आप कोई भी ड्राइव खोलेंगे तो आपको देखेंगे वो पर्टिकुलर फाइल वहाँ पे मौजूद मिलेगी। वो वायरस नाम से नहीं सेव होगी, क्योंकि अगर उस नाम से सेव होगी तो वो उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा विंडो डिफेंडर द्वारा। इसी वजह से वायरसेस ऐसे फॉर्म में आते हैं या ऐसे नेम उनके चेंज रहते हैं जिससे पता ना लगे कि वो वायरस हैं। स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रैक्स, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ यूज़र एक्टिविटी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन विदाउट देयर परमिशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट और डेटा थेफ्ट. Spyware can be acquired from a variety of sources including website, instant chat and email. A user may also unwillingly obtain spyware by opting a software program and user license agreement. Adware is a sort of spyware that is primarily utilized by advertising. When you go online, it keeps track of your web browsing pattern in order to compile data on the type of website you visit. स्पाईवेयर मैं बताऊं कि मेनली इसका यूज़ होता है किसी भी विक्टिम को ट्रैक करना कि वो कर क्या रहा है, उसका डेली यूसेज में
वो हो क्या, मतलब करता क्या है, इंटरनेट सर्फ कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा काम स्पाईवेयर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और टारगेट के मेल पे या उसके मैसेज पे डायरेक्टली भेज देता है। स्पाईवेयर एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद खुद को गायब कर लेता है या खुद को छिपा लेता है, जिससे हम लोग उसे पता नहीं कर पाते हैं कि वो सिस्टम के अंदर कहाँ पे है या कहाँ पे छुपा हुआ है। इसी तरीके से एडवेयर एक शॉर्ट स्पाईवेयर है जो कि प्राइमली जैसे मैं बता रहा हूँ कि एडवेयर एक कैसे इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम में। जब भी आप किसी वेबसाइट पे सर्फ करने जाते हैं और फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा जो कि आपके ऑनलाइन जाने से पॉपअप आता है। जैसे ही वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो वैसे ही आपकी वो वेब ब्राउजिंग पैटर्न जितनी भी हिस्ट्रीज़ होंगी वो सारी को एनालाइज करेगा और टारगेट के पास भेज देगा। दूसरा है वर्म। कंप्यूटर वर्म आर सिमिलर टू वायरसेस इन दैट दे रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड कैन infect similar damage unlike viruses which spread by infecting a host file. Worm are freestanding program that do not require a host program or human assistant to proliferate. Worm don't change program, instead they replicate themselves over and over. They just eat resource to make the system down. जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्म का काम ही यही है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाना और वो कभी भी रेप्लिकेट वो हमेशा अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, कभी भी कोई प्रोग्राम में चेंजेस नहीं लेके आएगा। वो आपके प्रोग्राम जितने भी आपकी मेन फाइल होंगी, कंप्यूटर फाइल्स होंगी, सिस्टम की फाइल्स होंगी, वो उन्हें इस तरीके से बर्बाद कर देगा कि आपके सिस्टम अपने आप स्लो डाउन होने लगेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वायरस की, जिसका नाम है ट्रोजन। जैसे कि मैं आपको ट्रोजन की एक कहानी बताता हूँ। ट्रोजन सिंपल एक हॉर्स था, ट्रोजन हॉर्स। सिंपल ट्रोजन हॉर्स, दो मिलिट्री के बीच में लड़ाई हो रही थी तो एक मिलिट्री ने सिंपली जाके दूसरी मिलिट्री को कहा कि हम हार गए हैं, हमें आपको एक छोटा सा तोहफा देना है, और वो था एक घोड़ा। उस घोड़े को जैसे ही दूसरी मिलिट्री वालों ने अपने किले के अंदर लिया और फिर वो सेलिब्रेट करने लगे, रात में उसमें से ढेर सारे सैनिक निकल के उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर खोखला था, उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर ढेर सारे सैनिक भरे हुए थे। जैसे ही शाम हुई, सब जश्न मनाने लगे और फिर वो सो गए, वैसे ही ये सारे ट्रोजन हॉर्स के अंदर जितने भी उनके सैनिक थे वो निकल के उनकी पूरी आर्मी को डिफीट कर देते हैं। तो सिंपली ट्रोजन का मतलब ये है कि एक सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो कि जैसे ही आपके प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट होगा वैसे ही वो हार्मफुल और अनवांटेड एक्शंस दिखाने लगेगा, जिससे कि आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। सिंपली अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अ ट्रोजन हॉर्स इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिस्टिंग्विश्ड एज अ यूजफुल होस्ट प्रोग्राम. When the host program is run, the Trojan program a harmful unwanted action. A Trojan horse, often known as a Trojan, is malicious malware or software that appear to be legal yet but the ability to take control of your computer. A Trojan is a computer program that is designed to disrupt, steal or otherwise harm your data or network. अब छठे वायरस की बात करते हैं, जिसका नाम है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. Denial of service attack is one in which an attacker tries to prohibit legitimate user from obtaining information or service. A attacker tries to make a system a networking resource unavailable to intended user. In this attack, इसका कहने का मतलब ये है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का, कि ये सिस्टम के ऊपर इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग कर देता है बॉट्स की, जिससे जो रियल यूज़र है, जो जेन्युइन यूज़र है, वो भी इंफॉर्मेशन अपनी रिट्रीव नहीं कर पाता। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आपके कॉलेज की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि आप रजिस्टर हैं कि नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके देखना चाहते हैं और एक कोई रैंडम अटैकर या हैकर है, वो इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग कर देगा
उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कि जेन्युइनली अगर आप देखना चाहें, आप एक जेन्युइन क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के, तब भी आप उसे ओपन करके नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतने ज़्यादा बॉट्स उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे पहले से ही। अभी हम 7वें की बात करते हैं, 7वें वायरस की बात करते हैं, उसका है फिशिंग। फिशिंग के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है इस समय। फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ अटैक दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। दे डिसीव यूजर टू giving critical information such as bank and credit card information to or access to personal account by sending spam malicious website email। फिशिंग का मतलब ही यही है कि जब भी आपको जैसे रैंडम सा आपको कोई लिंक आता है, कभी देखा होगा आपने, जब भी आपको लिंक आएगा फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का एक लिंक आएगा जो कि वो फ्लिपकार्ट की नहीं रहेगी, वहाँ जाके आप अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे या वहाँ जाके आप पेमेंट कर देते हैं, तब आप फंस जाते हैं। वही होती है फिशिंग। फिशिंग मीन्स कि जेन्युइनली उसी की तरह दिखने वाले एक रेप्लिका जिस पे आप अपनी डिटेल डालिए और फिर आप फंस जाइए। सिंपल वही फिशिंग है। Keylogger can monitor a user's computer activity in real time. Keylogger is a program that runs in the background and record every keystroke made by user, then send the data to a hacker when they intended of stealing password and financial information. Keylogger का जेन्युइनली मतलब यही है कि जब भी आप कीलॉगर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को हाइड करता है ताकि जो विक्टिम उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसे पता ना लग पाए कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। फिर उसके बाद कीलॉगर जेन्युइनली हर एक कीबोर्ड के स्ट्रोक्स मतलब जो भी हम टाइप कर रहे हैं ABCD कुछ भी टाइप कर रहे हैं रैंडम सा, वो सारी चीज़ें अपने मास्टर के पास भेजेगा जो कि इंस्टॉल किया होगा उसमें अटैकर के पास। और हर एक चीज़ जो भी आप करेंगे वहाँ पे उसका सारा चीज़ वो रिकॉर्ड करके, हर एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके बंडल बना के वो अटैकर के पास भेज देगा। इसे ही कहते हैं कीलॉगर। अब हम कुछ सैम्पल्स अटैक के बारे में बात करेंगे। A cyber attack is any attempt to gain unauthorized access to a computing system or computer network with the intent to cause damage. Cyber attack aim to disable, disrupt, destroy or control computer system or to alter, block, delete, manipulate to steal the data held within these system. सैम्पल अटैक में दो टाइप के अटैक होते हैं बेसिकली, एक वेब बेस्ड अटैक होता है, एक सिंपल बेस्ड अटैक होता है। साइबर, अभी तक आपको इतनी जानकारी हो गई होगी कि साइबर अटैक का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करना और उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील करना, थेफ्ट करना, और उसे मेन मोटिव ये होता है इसकी इंफॉर्मेशन लेना और अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। और उसका मेन एम होता है डिसेबल करना, डिसरप्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, कंट्रोल करना सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेना, वही अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑल्टर करना, ब्लॉक करना और डिलीट करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, यही सारी चीज़ें, स्टील करना डेटा को। तो बेसिकली मेनली दो टाइप के अटैक होते हैं, एक वेब बेस्ड अटैक और सिस्टम बेस्ड अटैक। वेब बेस्ड अटैक जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, जो भी हम वेबसाइट पे सर्व कर रहे हैं वहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं वो सारे वेब बेस्ड अटैक हैं। सिस्टम बेस्ड अटैक जो हम खुद पर्सनल PC यूज़ कर रहे हैं, अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उन सारी जगहों पे अटैक होता है, तो वो हो गया सिस्टम बेस्ड अटैक। या हमारे हार्डवेयर पे जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो सारे। तो अभी वेब बेस्ड अटैक के बारे में पढ़ते हैं। वेब बेस्ड अटैक आर एन अट्रैक्टिव मेथड बाय विच थ्रेट एक्टर कैन डल्ज विक्टिम यूजिंग वेब सिस्टम एंड सर्विस एज अ थ्रेट वेक्टर। तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो भी जिसको थ्रेट होगा, मतलब जो विक्टिम है वो है वेबसाइट पे सर्व करने वाला, और जो सर्विसेज उसको दी जा रही हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट पे वो जाके सर्व कर रहा है, वहीं पे सारे थ्रेट कॉज होते हैं। आप इंटरनेट पे सर्व करिए, सर्व करने के बाद आप किसी वेबसाइट पे जाइए, कोई भी सर्विस लीजिए, जो भी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं वहीं सारे थ्रेट्स हैं, वहीं पे सारे अटैकर अटैक करेंगे। डायरेक्टली इंटरनेट पे अटैक नहीं करेंगे, जो भी सर्विसेज आप वहाँ से ले रहे हैं उन सारी चीज़ों पे। और इसके भी कई सब पार्ट्स हैं। वेब बेस्ड अटैक में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक आते हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया, पाथ ट्रैवर्सल हो गया,
लोकल फाइल इंक्लूजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। तो अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हैं। क्रॉस साइट इसमें लिखा तो नहीं है और ना ही हम लोगों के AKTU के क्वांटम में शायद होगा, मैंने देखा है लेकिन अभी मौजूद नहीं है। कई बार क्वांटम चेंज होती रहती हैं तो उसमें अपडेट होते रहते हैं, लेकिन पहले की क्वांटम में नहीं था। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में बेसिकली मेनली 3 टाइप के अटैक होते हैं: स्टोर्ड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और डोम एक्सेसेस। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए तो वेबसाइट के नीचे कमेंट सेक्शन होता होगा। उस कमेंट सेक्शन में आप जाके जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखिए जिससे उसकी कुकीज़ आ जाएं उस पर्टिकुलर वेबसाइट की, तो वो आती है स्टोर्ड एक्सेस में। रिफ्लेक्टेड एक्सेस में कि जैसे आप कैप्चा में कुछ भी आप लिखिए तो वहाँ से रिटर्निंग वैल्यू आती है, जो भी आप लिखें और उससे रिटर्निंग वैल्यू तुरंत आ जाए उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेस। डोम एक्सेसेस मीन्स जो चीज़ स्टोर हो रही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो चीज़ वहाँ पे स्टोर कराई जा रही है एक फाइल के तौर पर, और फिर उसके बाद वो हमें आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट अनऑथराइज्ड आउटपुट है, उसे ही कहेंगे हम डोम एक्सेसेस। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डोम एक्सेसेस दैट इन्वॉल्व एन अटैकर अपलोडिंग ए पीस ऑफ malicious scripted code onto your website that can be used to steal data or perform other kind of mischief. Although this strategy is related unsophisticated, it remain quite common and can do significant damage. जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ malicious कोड कहीं भी लिखेंगे और फिर वो हमें अनऑथराइज्ड रिप्लाई देगा, मीन्स हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं और तब भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर वाले सारे रिप्लाई मिल रहे हैं, तो वो उस वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरा आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में सिंपली हम डायरेक्टली डेटाबेस से कांटेक्ट करते हैं, डेटाबेस में ऐसी क्वेरी डालते हैं उस इनबॉक्स में कि जिससे हमें डेटाबेस इंटरनल एरर वाली सारे आउटपुट हमें मिलें। दिस हैपन व्हेन एन अटैकर सबमिटेड डिस्ट्रक्टिव कोड इनटू एन input from. If your system failed to clean this information, it can be submitted into the database that change, deleting or revealing data to the attacker. बताया ना, एसक्यूएल इंजेक्शन मेनली काम यही करता है कि हम कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी इन द सेंस की क्वेरी फायर करेंगे जो कि अनऑथराइज्ड क्वेरी होगी, डिस्ट्रप्टेड क्वेरी होगी, और वो जाके डेटाबेस में सेव होती है या हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन देती है और वो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन लीक करने लगती है। तो वो सारा एसक्यूएल इंजेक्शन के पार्ट के अंदर आता है। पाथ ट्रैवर्सर also resulting from improper protection of data that has been inputted. These web server attack involving injecting pattern into the web server hierarchy that allow bad actor to obtain user credential, database configuration, files and other information stored on drives. Local file inclusion. Local file inclusion का मतलब यही होता है कि हम जो फाइल्स हैं उसको अपलोड करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मतलब होता है फाइल का सबसे हेड, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम का सब एडमिन बन जाना, एक तरीके से सुप्रीम उस फाइल के अंदर रहना, कि हम इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। RWX इन तीनों का मतलब यह है कि हम रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, हम ये तीनों चीज़ उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कर सकते हैं या सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। दिस रिलेटिविटी अनकॉमनली कॉल्ड अटैक टेक्निक इन्वॉल्विंग फोर्सिंग द वेब एप्लीकेशन टू एक्सिक्यूट अ फाइल लोकेटेड elsewhere on the system. Distributed denial of service attack. Such destructive event happen when an attacker bombarding the server with request. In many cases, hacker uses a network of compromised computer or bot to mount this offensive. Such action paralyze your server and prevent legitimate user from gaining access to your service. अब सिस्टम बेस्ड अटैक के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग malicious computer program that replicate from by inserting copies of itself into other computer program. When executed, it can also be executed instruction that causes harm to system. अब सिस्टम बेस्ड अटैक के बारे में बात करते हैं। सिस्टम बेस्ड अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें malicious प्रोग्राम, malicious फाइल्स
इंस्टॉल होती हैं डायरेक्टली सिस्टम में और वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपीज़ बनाती हैं अपने ही, जैसा कि अभी हम लोगों ने वायरसेस, वर्म्स और रैंसमवेयर्स की बात की थी, वैसे ही ये भी हैं। तो अभी हम बात करते हैं वायरस के बारे में। अभी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर क्योंकि पूछा जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सिस्टम बेस्ड अटैक्स कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम बेस्ड अटैक हैं क्या, तो उन सारी जगह आपको ये लिखना है। वायरस, इट इज़ अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंप्यूटर फाइल विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र. It is a self-replicating malicious computer program that replicates by inserting copies of itself into other program. When executed, it can also be executed instruction that causes harm to the system. इसका मतलब यही है कि ये वायरस पर्टिकुलर सिस्टम में जाके अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा और जितनी भी फाइल्स होंगी उसके अंदर उसे डिसरप्ट करेगा ताकि सिस्टम स्लो डाउन हो सके. वर्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ malware that it is a type of malware whose primary function is to replicate itself to spread an uninfected computer. It works same as the computer virus. Worm often originated from email attachment that appear to be from trusted sender. इनका मतलब यही है वर्म का कि इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव रहता है अपने आप को रेप्लिकेट करना, मीन्स अपनी कॉपी बनाना ढेर सारी सिस्टम के अंदर ताकि सिस्टम स्लो हो सके. इनका मेन मोटिव ये रहता है कि सिस्टम को स्लो करना ताकि जो भी कमांड हो, जो भी प्रोसेस हो, वो कंप्लीट ना हो पाए. ट्रोजन हॉर्स, अभी इसकी मैं कहानी भी सुना चुका हूँ, और ट्रोजन हॉर्स का ही मतलब ये है कि मैलिशियस प्रोग्राम जो कि मैलिशियस ना लगे, सिस्टम को मैलिशियस लगे ही ना कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैलिशियस हो सकता है, और वो जाके आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो और फिर वो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ शो करने लगे. मींस वो मिसलीड करने लगे यूज़र को कि ये ट्रू इंटेंट है कि नहीं. इट अपीयर टू बी नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है. ठीक, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं. इट इज़ अ मैलिशियस, डेफिनेशन जान लेते हैं. इट इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट ऑकर अनएक्सपेक्टेड चेंज टू कंप्यूटर सेटिंग्स एंड यूजुअली unusual activity even when the computer system should be idle. It mislead the user of its true intent. It appear to be normal applicant, but when opened executed, some malicious code will run in the background. बात करते हैं बैकडोर की. बैकडोर तब यूज़ होता है जब हम पर्टिकुलर कोई हैकिंग कर रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर फाइल के, उस पर्टिकुलर सिस्टम के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल में पहुंच जाएं. फिर हमको वो सेम प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े जितना अभी तक हम करते आए हैं कि हम उसे रिकॉन किए, वर्नेबिलिटीज़ देखे, फिर उसके बाद उसमें अटैक किए, फिर जाके एट द एंड ऑफ द डे हम वहाँ पे पहुँचे. इतना ना करना पड़े, इसी के लिए हम वहाँ पहुँचने के बाद एक बैकडोर इंस्टॉल कर देते हैं. इसकी डेफिनेशन लेते हैं. इट इज़ अ मेथड दैट बाईपास द नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. A developer may create a backdoor so that an application or operating system can be accessed for troubleshooting or other purpose. Simple. Bot के बारे में आप जानते होंगे, इसको हम शॉर्ट में रोबोट भी कह सकते हैं. Is an automated process that interact. इनको एक सिंपल सा फंक्शन एक तरीके से है कि एक टास्क दे दिया गया, ये वही टास्क बार बार करते रहेंगे. Other network services, some bot programs run automatically while other only execute command when they receive specific input. Common example of bot program are the crawler, chat room bot and malicious bot. The marketplace for vulnerabilities. Vulnerabilities is a cybersecurity term that refer to a flaw in a system that can leave it open to attack. Vulnerable consumer fail to understand their preferences and or lack the knowledge, skill or freedom to act on them. The aim is to significantly replace trial and error with robust understanding of market habitual governance by social virtue. इस पूरी वर्नेबिलिटीज़, मार्केट प्लेस वर्नेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जो भी फ्लॉ मिल रहे हैं, जो भी कमियां हैं मार्केट में, उसको कैसे हम टैकल करें और जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो भी लैक ऑफ नॉलेज हैं, उसे कैसे दूर करें. ठीक, तो अभी एक आते हैं, ये एक केस है एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया फेज 1 चेज. ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे. इन एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया फेज 1 चेज द साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक हैक
the information of user like bank detail and personal information. It is a real-time incident. In this, attacker or a hacker create an attractive video so that victim get attracted and play that video into the system. When we click on system to play, then at the time of buffering, hacker can know our current location and GPS history, but also have complete access to our contact, text message, Facebook, WhatsApp, and most importantly our bank detail, including our CVV. Hacker are creating a kind of Trojan file and Android APK file, the APK file that will be distributed over the internet. Those who download this file will be hacked easily. Potential cyber attack. This is the most common error in 404 hacking. 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया फेज़ 1 पार्ट 1 का मतलब ही यही है। इन सब ने मिलके मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक वीडियो बनाया जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो है। जब आप उस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपका इंटरनेट भले ही बहुत अच्छा चल रहा हो, आपके पास वाईफाई हो अच्छा खासा, आपके पास इंटरनेट पैक हो, लेकिन अचानक से वो वीडियो रुक जाएगा, बफर मोड में चला जाएगा। जैसे ही वो बफर मोड में जाएगा वैसे ही वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, आपका जीपीएस, मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सारी चीज़ों को हैक कर लेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी बैंक डिटेल और सीवीवी को भी वो हैक कर लेगा। ये एक तरीके से ट्रोजन फाइल है जो कि एंड्रॉयड एपीके फाइल की तरह होती है। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे, पोटेंशियली आपके सारे जितने भी डिटेल्स होंगी वो हैकर के पास चली जाएंगी। तो बात करते हैं वेब एप्लीकेशन अटैक के बारे में। वेब एप्लीकेशन अटैक इज़ अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम विच यूजेस व्हेन ब्राउज़र एंड वेब टेक्नोलॉजी टू अलाउ इट्स विजिटर टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा from the database over the internet. If there is a flaw in the web application, it allows the attacker to manipulate data using SQL injection attack. वेब एप्लीकेशन अटैक, जैसे कि मैं अभी इसके बारे में बता चुका हूँ, ये एक तरीके से सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक करता है, वेब ब्राउज़र को। ये अलाउ करता है विजिटर को स्टोर करना, रिट्रीव करना, डेटाबेस में एंटर करना, ये सारी चीज़ें वेब बेस्ड अटैक अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक आर अनऑथराइज्ड एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट IT एसेट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय देम, मॉडिफाई देम और स्टील सेंसिटिव डेटा। नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक में कुछ इस तरीके से आते हैं कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस देखने को मिलता है प्राइवेट, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट IT एसेट्स को। As and more enterprises invite employee to access data from mobile devices, network-based vulnerable to data theft or total destruction of the data of network. Mobile security attack. Mobile security or mobile device security has commonly increasing importantly in mobile computing. The security of personal and business information now stored on a smartphone. More and more user and businessmen uses a smartphone to communicate, but also to plan and organize their user work and also private life. Control hijacking. Control hijacking attack allow an attacker to subvert a value that is loaded into the program counter of running program, typically redirecting execution of his own injected code. एक तरीके से हाईजैक करना ही मतलब यही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम में इंटर करें और फिर उसके कमांड, उसकी ऑथराइजेशन हम अपने पास ले लें, उसकी सारी पावर हम अपने पास ले लें कि वो कब रीड करेगा, कब राइट करेगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ मॉडिफाई करना है, कहाँ डिलीट करना है, वो सारी पावर हमारे पास आ जाए। बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं: बफर ओवरफ्लो अटैक, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक और फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक। अब हम बात करते हैं बफर ओवरफ्लो की। बफर ओवरफ्लो है क्या? What is buffer overflow? Buffer are memory storage region that temporarily hold data which is being transferred from one location to another location. A buffer overflow or buffer overrun occur when the volume of data exceed the storage capacity of the memory buffer. Buffer के बारे में आपने सुना होगा कि बफर वो होता है, जैसे आप वीडियो रन कर रहे हैं, TCP UDP के बारे में जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में UDP में जैसे वीडियो हम रन कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो चला रहे हैं, तो वो UDP के जरिए रन हो रहा है। ठीक, वहाँ पे हम डायरेक्टली कंस्टेंटली डेटा सेंड किया जा रहा है।
जब भी आप वीडियो देखते होंगे तो वीडियो कभी रुकता नहीं होगा जब आपके पास इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बफर मौजूद है। 3 सेकंड का बफर होता है, 2 सेकंड का बफर होता है, अलग अलग जगह अलग अलग बफर दिया जाता है। बफर इन द सेंस कि जो डेटा हम देख रहे हैं वो तो है ही मेरे पास, एक्सटर्नली आगे का भी डेटा हमारे पास आके स्टोर रखा है, उसे कहते हैं बफर। जब वो बफर एग्जीट होने लगता है, मीन्स जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आने लग रहा है, तब हमारे पास प्रॉब्लम होती है। एज अ रिजल्ट द प्रोग्राम अटेम्प्टिंग टू राइट द डेटा टू द बफर ओवर राइट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। For example, a buffer from login credential may be designed to expect username and password input of 8 bytes. So, if a transaction involve an input of 10 bytes, this is 2 bytes more than expected. The program may write the exit data past the buffer boundary. Buffer overflow attack. Attacker exploit buffer overflow issuing by overwriting the memory of an application. This changes the execution path of the program, triggering a response that damage file or expose private information from. For example, an attacker may introduce extra code sending new instruction to the application to gain access to IT system. जैसे कि बफर ओवरफ्लो अटैक कुछ इस तरीके से होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन बफर के पास होनी चाहिए वो तो है ही, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैकर के द्वारा भेज दी गई, जिससे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो कि नॉन यूजेबल इन्फॉर्मेशन थी वो पहले स्टोर हो रही है, और जो क्रेडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है वो बफर ओवरफ्लो हो रही है और वो फिर वापस चली आ रही है अटैकर के पास। ये होता है बफर ओवरफ्लो अटैक। टाइप ऑफ बफर ओवरफ्लो अटैक: स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो अटैक और हीप बेस्ड अटैक। स्टैक और हीप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये बॉक्स है, ये यहाँ पे स्टैक होता है, यहाँ पे हीप। कोई ज़रूर नहीं कि यहीं पे स्टैक और यहीं पे हीप हो, लेकिन हमेशा स्टैक और हीप अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। स्टैक के पास फिक्स्ड साइज़ होती है, वहीं हीप के पास फिक्स्ड साइज़ नहीं होती, यहाँ पे फ्री एलोकेशन होता है। यहाँ पे पहले से ही स्टैक को बताना पड़ता है कि मैं इतनी स्पेस लूँगा, यहाँ पे जितनी स्पेस आएगी मैं यहाँ पे इतनी कंज्यूम करूँगा। हीप को पहले से नहीं बताना पड़ता, हीप को एलोकेट की जाती है। एक और डिफरेंस बताता हूँ, स्टैक अपने आप एलोकेट होता है, ऑटोमेटिकली एलोकेट होता है, ऑटोमेटिकली डी एलोकेट होता है। वहीं पे हीप ऑटोमेटिकली मैनुअली उसे जो है बताना पड़ता है कि मैं हीप को इतनी मेमोरी देने जा रहा हूँ। जब हम मैनुअली हीप को एलोकेट करेंगे मेमोरी, तो हमें मैनुअली हीप की मेमोरी डी एलोकेट भी करनी पड़ेगी। ये डिफरेंस है, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो आर मोर कॉमन एंड लेवरेज स्टैक memory that only exists during the execution time of function. Heap based attack are harder to carry out and involve flooding the memory space allocated from a program beyond memory used for current runtime. सबसे बेस्ट अगर रहेगा ये हीप बेस्ड अटैक, ही अटैकर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बाद में एलोकेट होता है, इसका एलोकेशन बाद में होता है। तो यहाँ पे अगर कोई मेमोरी हम मतलब यहाँ पे हम ढेर सारे डेटा भेज देंगे, तो हो सकता है एक पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आने लगे। यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे फ्री रहता है, यहाँ पे हमें एलोकेट करना रहता है डेटा को, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक के बारे में। द फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक एक्सप्लॉइट अकर व्हेन द सबमिटेड डेटा ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग इज evaluated as a command by application. In this way, the attacker could execute code, read the stack, or cause a segment fault in the running application, causes a new behavior that could compromise the security of a stability of a system. फॉर्मेट स्ट्रिंग बेस्ड अटैक का मतलब यही होता है कि जो भी हम डेटा या इनपुट दे रहे हैं और फिर उसके बाद जो अटैकर कोड एग्जीक्यूट करा रहा है, जब भी उसे स्टैक रीड करेगा और उसके सेगमेंट में जो भी फॉल्ट आने लगेगी इन द रनिंग एप्लीकेशन, कॉजेज न्यू बिहेवियर, एक नया चेंज हमें मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, दैट कुड कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक। फॉर्मेट स्ट्रिंग वर्नेबिलिटीज। अ फॉर्मेट स्ट्रिंग वर्नेबिलिटीज इज अ बग where user input is passed as a format argument to print, scanf or other function in the family. The format argument has many different specific which
allow an attacker to leak data if they control the format argument to printf, such as printf and similar are veridic function. They will continue popping data off of the stack according to the format. For example, if we can make the format argument printf will be pop up from of 4 stack value and print them in hexadecimal, potential leaking and sensitive information. Defense attack control hijacking platform run defense. कैसे हम डिफेंस कर सकें कंट्रोल हाईजैकिंग को, जो भी प्लेटफॉर्म है, कैसे हम उसे डिफेंड कर सकें. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डेटा लॉस, प्रिवेंट डेटा थेफ्ट, मिनिमाइज एम्प्लॉय डाउन टाइम एंड मैक्सिमाइज IT प्रोडक्टिविटी, business need a additional line of preventive defense that can block attack that antivirus doesn't. Before any harm is done, an emerging category of software known as runtime malware defense offer and promising solution that work for detecting and blocking malware and exploit the runtime. यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद करना है कि रन टाइम मालवेयर डिफेंस ये एक कैटेगरी है, इमर्जिंग कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, जिसे कहेंगे हम रन टाइम मालवेयर डिफेंस, जो कि प्रिवेंट करेगा डिटेक्ट करने से, जो कि प्रिवेंट करेगा सॉफ्टवेयर को और डिटेक्ट करेगा वायरस को, ब्लॉक करेगा मालवेयर को और एक्सप्लॉइट करेगा जो भी रन टाइम वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोग्राम चल रहा होगा उसे एक तरीके से डिफेंड करेगा. इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम याद कर लीजिए, रन टाइम मालवेयर डिफेंस. ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थोड़ा ये यूनिट 1 में याद होने चाहिए. जितना भी मैं बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक तरीके से. जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन CIA ट्रेड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, एक्सप्लेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल, इंटरनल और फिर इसके बाद फिजिकल और ह्यूमन, जो खुद से हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें. डिस्कस वेरियस अटैक इन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, सारे अटैक्स बताया. डिस्कस एरर 404 हैकिंग इन इंडिया पार्ट 1 चेज. इसका मतलब ये है जो अट्रैक्टिव वीडियो बना रहे थे, अट्रैक्टिव वीडियो बनाने के बाद जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं और फिर बफर मोड में चला जाता है, वही बफर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है. यही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है. एक्सप्लेन कंट्रोल हाईजैकिंग, briefly describe buffer overflow attack, what is sample attack, explain SQL injection attack and its prevention. SQL injection है क्या, SQL injection attacks क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया. डिस्कस सेशन फिक्सेशन अटैक, डिस्कस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया है. ठीक, और अगली वीडियो